एक चीज़ और होती है, देखिए ये क्या होता है, यूनिट्स टू सेल टू गेट टारगेट प्रॉफिट। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है कि कभी कभार क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या आता है क्वेश्चन कि हमें एक सर्टेन अमाउंट का प्रॉफिट चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है हमें 80,000 का प्रॉफिट चाहिए। अब 80,000 का प्रॉफिट करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? आप इसी सवाल को देख लें ना जो हमने अभी सॉल्व करा, इसी का डेटा देख लें। ये डेटा है सवाल का। मैं इस बार के नीचे एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर दूं। क्या रिक्वायरमेंट ऐड कर दूं? 80,000 के प्रॉफिट के लिए कितने यूनिट बेचने? तो कितने यूनिट्स पे 80,000 का प्रॉफिट आएगा बता? 3,000 पे कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। तो आप कहते हैं 6,000 पे 80,000 का प्रॉफिट आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि आगे के जितने भी यूनिट्स है, बात सुने सान, क्या करो, आगे के जितने भी यूनिट्स हैं उन पे फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, तो फिक्स कॉस्ट आ चुकी है भाई। इन यूनिट से फिक्स कॉस्ट उठा ली ना 80,000, तो आगे के जितने भी यूनिट बनते जाएंगे उन पे 80,000 की फिक्स कॉस्ट थोड़ी आएगी। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट आती रहेगी हर यूनिट के साथ, फिक्स तो यहां पूरी हो चुकी है। तो आपको 6,000 यूनिट्स नहीं चाहिए होंगे, 4 साढ़े 4 में ही आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखें, इस रूम का रेंट है 50,000 रुपये फिक्स कॉस्ट, इस कमरे का किराया 50,000 रुपये। मैं एक स्टूडेंट से 10,000 रुपये लेता हूँ, तो मुझे 5 स्टूडेंट चाहिए, किराया पूरा हो गया। तो जो 6th स्टूडेंट आएगा ना, छठा स्टूडेंट, जो छठे स्टूडेंट के मेरे पास 10,000 रुपये आएंगे, उससे मुझे किराया थोड़ी देना है, किराया तो पूरा हो चुका है। तो फिक्स कॉस्ट कुछ हद तक आएगी, और जब फिक्स कॉस्ट वो पूरी हो गई उसके बाद जितने भी यूनिट्स हैं उन पे फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। वो यूनिट फिक्स कॉस्ट से फ्री हो चुका है। मतलब 3,000 यूनिट से फिक्स कॉस्ट उठा ली ना, अब जो 3,000 के बाद जितने भी यूनिट्स बनेंगे और बिकेंगे ना, वो फिक्स कॉस्ट से फ्री हैं, उन पे फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पहले आ चुकी है, पूरी हो चुकी है। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट आती रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्ट के साथ चिपकी हुई है। चिपकी हुई का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपको याद रहे कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ आएगी ही आएगी अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे और बेचोगे तो। वेरिएबल कॉस्ट चिपकी रहेगी, कंट्रीब्यूशन जो है वही आपके पास बचेगा बस, चाहे जितने यूनिट बना लो आप, कंट्रीब्यूशन की ही सेविंग होगी, लेकिन आगे के यूनिट में फायदा क्या है? फिक्स कॉस्ट नहीं आएगी। समझ आई बात? खैर, वापस आते हैं इस बात पे। तो फिलहाल ये सवाल है, अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे यार, इतने यूनिट पे ये प्रॉफिट आएगा, इतने यूनिट पे प्रॉफिट आएगा? क्या मल्टीपल कैलकुलेशन करते रहोगे? इतना टाइम नहीं है, 2 मार्क्स का है, ये 2 मिनट के अंदर करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका भी आसानी, वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम उस कैलकुलेशन को अगर फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लें तो इसका एक फॉर्मूला है जो इसको आसान कर देता है। वो फॉर्मूला ये है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, सुने बात, रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट चाहिए है, प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CPU। रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CPU। आपके पास वो यूनिट्स आ जाएंगे जिस पे 80,000 का प्रॉफिट होगा। जैसे कितना है प्रॉफिट रिक्वायर्ड, इसी सवाल को ले लेते ना, 80,000 का प्रॉफिट चाहिए, ये तो क्वेश्चन में आपको बताएगा इतना प्रॉफिट करना है तो कितने यूनिट्स बेचा, तो कितना प्रॉफिट चाहिए? 80,000 का प्रॉफिट चाहिए, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है?
80,000 ही है फिक्स कॉस्ट इत्तेफाक से इस सवाल में, डिवाइड बाय सीपीयू कितना था, तो कितना हो गया 1,60,000 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया 4,000 यूनिट्स। 4,000 यूनिट्स पे आ जाएंगे प्रॉफिट देखें। कहाँ आप ये चेक करें कि 3,000 यूनिट पे क्या आ रहा था 40,000, 4,000 पे 80,000 आ गया, 1,000 यूनिट ज्यादा भी डबल हो गया प्रॉफिट। 3,000 यूनिट पे कितना प्रॉफिट था, 3,000 यूनिट्स पे 40,000, 3,000 यूनिट्स पे 40,000 प्रॉफिट आ रहा था। 40,000 का प्रॉफिट क्या हुआ, डबल हो गया, 80,000 हो गया, सिर्फ 1,000 यूनिट ज्यादा करे आपने। वहां 3,000 यूनिट्स आपको 40,000 का मुनाफा दे रहे थे, यहां 1,000 यूनिट आपको 40,000 का मुनाफा दे रहे हैं। क्यों ये 1,000 यूनिट कैसे दे रहे हैं 40,000 का मुनाफा, क्योंकि इनको फिक्स कॉस्ट नहीं उठानी। चलें और डिटेल में बात करें, आप 3,000 का डेटा दिमाग में रखें। 3,000 यूनिट कितना प्रॉफिट कर रहे थे 40,000, ब्रेक इवन कितने पे हो रहा था, क्या ब्रेक इवन तक हम प्रॉफिट करते हैं, ब्रेक इवन तक तो खर्चे पूरे होते हैं। कितने यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, इसका मतलब 2,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स ने फिक्स कॉस्ट पूरी कर ली, ब्रेक इवन कर लिया। 3,000 का मतलब 1,000 जो और यूनिट हैं, 2,000 ब्रेक इवन से ऊपर कितने गए 1,000 और, उन्होंने 40,000 का प्रॉफिट किया, अगले 1,000 ने 40,000 और कर दिया। समझ रहे हैं आप बात, नहीं भी समझ रहे हो कोई बात नहीं, फॉर्मूला ही है। चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन करके, इधर देखें, एक और कैलकुलेशन बता रहा हूं प्रॉफिट की, सुने। सेलिंग प्राइस कितनी है एक यूनिट की 90, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 50, सीपीयू कितना है 40, एक यूनिट का सीपीयू 40 है, 4,000 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, ना मैंने सेल्स लिखी ना मैंने वेरिएबल कॉस्ट लिखी, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, क्योंकि मैंने एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन उठाया, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन उठाया, उसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स कर दिया, उस सारे यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ गया। और कंट्रीब्यूशन में से कितने खर्चे माइनस होते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, एक फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो कितना प्रॉफिट आ गया, तो 4,000 यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, जो रोज नहीं आएगा, रोज आके क्लास नहीं लेगा, बता चुका हूं, उसको फिर बातें समझ में आना रह जाएंगी, वो आपका अपना प्रॉब्लम है। कॉस्टिंग वॉस्टिंग का रिवीजन नहीं कराऊंगा मैं, ये आप बिठा लें अपने दिमाग में। अगर हम डिटेल्ड कैलकुलेशन भी करें 4,000 यूनिट्स की, तो डिटेल कैलकुलेशन क्या होगी, सेल्स, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस क्या है 90, 4,000 की कितनी है 360, वेरिएबल कॉस्ट एक की कितनी है 50, 4,000 यूनिट से कितनी हुई 2 लाख, तो 360 माइनस 2 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 160, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी, वो 80 थी, कितना प्रॉफिट आ गया, तो 4,000 यूनिट पे हो रहा है ना प्रॉफिट 80,000 का, हो रहा है ना 4,000 यूनिट पे 80,000 का प्रॉफिट, तो फॉर्मूला सही है ना। तो क्या फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीपीयू। कौन से दो, किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, या तो ये करें या ये करें, ये कह रहे हो, नहीं दोनों आनी चाहिए। क्यों, जब वो बोलता है ना स्टेटमेंट बनाओ और प्रॉफिट निकालो, तो इस तरह करना है, पूरा करना। और जब वो बोलता है सिर्फ प्रॉफिट निकाल लो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का, तो आपकी मर्जी, आप ऐसे कर लो। हाँ नहीं, अगर वो बोलेगा स्टेटमेंट बनाओ प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये नहीं कर सकता, तो पूरी स्टेटमेंट बनेगी, स्टेटमेंट ये है पूरी,
ठीक है, ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो अभी तक कितने फॉर्मूले हो गए? एक ब्रेक इवन का हो गया, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया, और एक ये प्रॉफिट वाला हो गया। कंट्रीब्यूशन की कल डेफिनेशन भी लिखवा दी थी आप लोगों को। अच्छा, एक चीज और है, एक होता है CS रेशो। सुने, CS रेशो का मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। CS रेशो क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। CS रेशो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, ये आपको नाम से पता चल रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। जैसे मैं लिख देता फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुने मेरी बात। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे समझते हैं। फिलहाल ये फॉर्मूला CS रेशियो इज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, एंड कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। सही है? अब क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल देखें, सेलिंग प्राइस 120 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 80 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000, यूनिट सोल्ड 1500 यूनिट्स। अब समझ लें, एक सवाल है। अब इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है CS रेशो निकालें। अब CS रेशो का फॉर्मूला हमें पता है, कंट्रीब्यूशन को किससे डिवाइड करना है? सेल्स। अब मैं इसको दो तरह से सॉल्व करूं, दोनों तरह से आंसर सेम आए, दोनों तरह से CS रेशो सेम आए। उसके ऊपर मैं आपको थ्योरी समझाऊंगा, तो ये दो तरह से किस तरह सॉल्व हो रहा है वो समझ में आएगा, तो थ्योरी समझ में आ जाएगी। सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 यूनिट की। कितने यूनिट्स हैं जो हम बेच रहे हैं? हम स्टेटमेंट बनाते हैं, सेल्स सेलिंग प्राइस इज 120 मल्टीप्लाई बाय यूनिट सोल्ड 1500 यूनिट्स, करें मल्टीप्लाई, सेल्स कितनी आएंगी? 180,000। 180 की आ गई सेल्स। जैसे हम निकालते हैं सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 80 1 यूनिट की। 1500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? यार कैलकुलेशन आप लोग सब कर लें ताकि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए आपने क्या कैलकुलेट किया है। 80,000 वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी 80 वेरिएबल कॉस्ट है 1 यूनिट की। 1500 यूनिट की वेरिएबल क्या हो गई? 1,20,000 हो गए भाई। जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? कितना आ गया कंट्रीब्यूशन? 60,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया। और अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करें तो प्रॉफिट आ जाएगा। फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है? CS रेशो निकालना है। आप सुने, CS रेशो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन ऊपर डिवाइड बाय सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन कितना है? 60,000 के कंट्रीब्यूशन को आप डिवाइड करो सेल्स से। सेल्स कितनी है? 180 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। कंट्रीब्यूशन कितना है? 60,000। सेल्स कितनी है? 180। एक और बात सुने, कितनी यूनिट्स की सेल्स है ये? कितने यूनिट्स की सेल्स है? कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है? कितने यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन हुआ?
क्या आ रहा है आंसर? 33. CS रेशो। ये हमने कैसे निकाला CS रेशो? हमने जो सेल्स रखी इस CS रेशो के फॉर्मूले में, उस्मान कितनी यूनिट की सेल रखी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी रखी है? कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट्स का आएगा? कर क्या रहे हो? %33.33% CS रेशो आया है, लेकिन इसमें सेल्स 1500 यूनिट की है फॉर्मूले में, वर्किंग 1500 की करी हमने, क्वेश्चन में 1500 यूनिट थे, वेरिएबल कॉस्ट भी 1500, कंट्रीब्यूशन भी कितनी यूनिट का है? 1500। तो 1500 यूनिट 1500 यूनिट्स का CS रेशो 33.33% आया, ये कह सकते हैं? है ऐसे, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। अगर हम 1500 यूनिट्स के बजाय हैं हाजिक साहब, 1500 यूनिट्स के बजाय 1 यूनिट का CS रेशो निकालें, 1 यूनिट का पर यूनिट निकालें। सुने सुने सुने, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना है? CPU कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कैसे निकलता है CPU? हुदैफा कैसे निकलेगा CPU? CPU कैसे निकलेगा बताओ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 1 यूनिट का कैसे निकलेगा? अभी तो पढ़ा है इतना सब। क्या फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का? CPU क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है? सेलिंग प्राइस 1 यूनिट की कितनी है? 120। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी है? 80। कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है? तो CPU हमारे पास 40 है 1 यूनिट का। अब हम 1 यूनिट की वर्किंग कर रहे हैं ना, 1 यूनिट का CS रेशो निकाल लें 1 यूनिट का, तो कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट का कितना है? जब कंट्रीब्यूशन आप 1 यूनिट का ले रहे हो तो सेल्स भी फिर 1 ही यूनिट की लो ना। कितनी है? ये आ गया CS रेशो। सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा? किस चीज की परसेंटेज? किस चीज की परसेंटेज सेम है? सेम इसलिए आएगा, सही कह रहे हो, कॉम्बिनेशन तो सेम ही है ना। देखो ना आपने क्या करा, इधर सुनो, यहाँ पे कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करा है इसको? 1500। यहाँ पे भी कितने यूनिट से मल्टीप्लाई हुआ है? 1500। 1500 यूनिट कट गए तो रहा क्या? 40 और 120। 40 120। तो CS रेशो, अब मैं थ्योरी बता रहा हूँ आपको। ये थ्योरी कॉस्टिंग की वो थ्योरी है जो सवालों में आएगी, और वो थ्योरी की बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व होता है। आपसे सवाल में सॉल्यूशन दिख नहीं रहा होता आप, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में बैठे होंगे। एक सवाल आया हुआ था इसका, उस सवाल में यूनिट्स नहीं थे, कराऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। उस सवाल में ब्रेक इवन वगैरह निकल ही नहीं पा रहा था। CS रेशो का कॉन्सेप्ट जिसको पता था, यूनिट्स ही नहीं थे उस सवाल, सिर्फ वो सवाल सॉल्व कर सकता था पूरा 30 नंबर का सवाल, वरना पूरा 30 नंबर का सवाल गया। और CS रेशो का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि 1 यूनिट का निकालो या बहुत सारे यूनिट का निकालो, CS रेशो सेम होता है। कब बदलता है CS रेशो, कब नहीं बदलता CS रेशो, क्या क्या काम कर सकते हैं हम CS रेशो से, क्या क्या कैलकुलेशन हो सकती है, सिर्फ, जबकि बहुत बहुत मिनिमम बात है, इतना डिटेल में CS रेशो पढ़ाया नहीं जाता। ये मेरे दिमाग में वो सवाल है तो उसकी बेसिस पे मैं CS रेशो इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ।
तो इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें एग्जामिनर आपसे उसमें से क्या एक्सपेक्ट करता है और क्या एक्सट्रैक्ट कराता है और क्या कैलकुलेशन देता है, आप लोगों को जब पेपर दोगे ना तब पता चलेगा ये ऐसा। बहुत मुश्किल होता है और ग्रेड लेना उसमें बहुत मुश्किल होता है। या आप लोग जब पेपर दोगे ना तब पता चलेगा। आप सब याद रखना करा क्या पूरे साल, ये आप याद रखना, बस ये याद रखना। तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन पूछूंगा, अल्लाह करे सबके ये आए इंशाल्लाह, लेकिन ऐसा होता नहीं, अंधी नहीं लगी। दुआ मेरी यही है, मैं कोई बददुआ नहीं दे रहा आपको, ऑब्वियसली मुझे खुशी होगी आपके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, लेकिन मैं आपको जो इतना समझाता हूँ ना बार बार क्लास के अंदर, तो कुछ सोच के समझाता हूँ, आप लोग रियलाइज़ ही नहीं करते ये। खैर कर लेंगे खुद ही भाई, कितना बोलेंगे इंसान। तो अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ, CS रेशो की थ्योरी लिख रहा हूँ, आपने अभी पहले समझनी है। तो पहली बात तो ये सामने आई, इंक्रीज और डिक्रीज इन यूनिट्स सोल्ड डज नॉट अफेक्ट CS रेशो। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ आप एक यूनिट का CS रेशो निकालो, अगर बिजनेस 1 यूनिट बेच रहा है उसका CS रेशो निकालो, या बिजनेस 1000 यूनिट बेच रहा है 1000 यूनिट का CS रेशो निकालो, या 1500 यूनिट्स का CS रेशो निकालो, वो सेम आएगा। हमने 1 यूनिट का निकाला CS रेशो, 1500 यूनिट का निकाला CS रेशो, 1000 यूनिट का भी निकाल लेते ना तो भी सेम ही आता। तो CS रेशो चेंज नहीं होता यूनिट्स ज़्यादा बेचने से या यूनिट्स कम बेचने से या यूनिट्स चेंज होने से। यूनिट्स CS रेशो चेंज नहीं होता। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, चेंज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट और चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट बदल जाए या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए। क्या चीज? सेलिंग प्राइस पर यूनिट या फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल जाए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज बदल जाए ना, और लिखा हुआ है मैंने, कोई भी एक चीज बदल जाए इनमें से, तो CS रेशो भी बदल जाएगा। A new CS ratio has to be calculated. नया CS रेशो निकालना पड़ेगा। जहां आपको सवाल में बोल दे सेलिंग प्राइस 1 रुपये बढ़ रही है, कम हो रही है, इतना % सेलिंग प्राइस यूनिट ज़्यादा बिक रहे हैं कम बिक रहे हैं, उससे CS रेशो नहीं चेंज होगा। सेलिंग प्राइस चेंज होगी, CS रेशो चेंज हो जाएगा। या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगी कि अब हमें मटेरियल महंगा मिल रहा है, अब हमें वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा की मिल रही है, तो भी CS रेशो चेंज हो जाएगा। ये दूसरी बात। हाँ हाँ, तुम बताओ क्या बोल रहे थे? सवाल कर रहे थे ना, मैं 2 दफ़ा। कौन सा वाला? यूनिट्स रिक्वायर्ड वाला। हाँ ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। सेलिंग प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी तो CS रेशो चेंज। अब सुनिए तीसरी बात, आप किसी भी फॉर्मूले में, गाइस बात सुने, किसी भी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर CPU की जगह CS रेशो ले लें तो आपका जो आंसर है उस फॉर्मूले का वो हमेशा इन वैल्यू आ जाएगा।
इन यूनिट्स नहीं आएगा, इन वैल्यू आएगा. व्हेन डिनोमिनेटर इज CPU, answer is always in units. And when denominator is CS ratio, answer is always in value. फिर वैल्यू में आंसर आता है. जब डिनोमिनेटर क्या होता है? CPU, तो आंसर किस में आता है? यूनिट्स. और जब डिनोमिनेटर क्या होता है? इन CS रेशियो, डिनोमिनेटर CS रेशियो होता है, तो आंसर किस में आता है? वैल्यू में. फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट टोटल. फिक्स कॉस्ट को आप CPU से डिवाइड करते हो तो क्या आता है? ब्रेक इवन किस में? और जब आप फिक्स कॉस्ट को CS रेशियो से डिवाइड करते हो, कर सकते हो, तो आपके पास डायरेक्ट आता है ब्रेक इवन इन वैल्यू. हाँ, इसका मतलब ब्रेक इवन इन वैल्यू निकालने के दो फॉर्मूले हैं. ब्रेक इवन इन वैल्यू निकालने के एक कैसे निकलता है ब्रेक इवन वैल्यू, जो कल तक निकाल रहे थे. कैसे निकलता है ब्रेक इवन वैल्यू? ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, तो ब्रेक इवन वैल्यू आता है. एक और तरीके से ब्रेक इवन वैल्यू निकल सकता है. फिक्स कॉस्ट को CPU के बजाय किससे डिवाइड कर दो, तो ब्रेक इवन वैल्यू आए. तो चेक कर लीजिएगा, अभी मैं दूंगा ना सवाल, उसमें जब आप रिक्वायरमेंट सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा. एक और चीज, टारगेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था? रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस अपॉन CPU. तो आपके पास क्या आता है? वो यूनिट्स आ जाते हैं जिन पे ये मुनाफा होगा, वो यूनिट जिस पे ये मुनाफा हो जाएगा. अगर आप इसी फॉर्मूले को रिक्वायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसको डिवाइड कर दो CPU के बजाय CS रेशो से, तो आपके पास सेल्स की वो वैल्यू आ जाएगी. ये क्या है? सेल्स के वो यूनिट्स जिन पे ये मुनाफा होगा. ये क्या आ जाएगी? सेल्स की वो वैल्यू, जितने रुपए की सेल्स करोगे ये प्रॉफिट हो. फर्क क्या है? जितने यूनिट्स बेचोगे इस मुनाफे के लिए, इतने रुपए की सेल्स करेंगे तो ये मुनाफा हो जाएगा. तो आंसर वैल्यू, इतने रुपए की सेल्स करेंगे तो ये मुनाफा हो. तो ये तीसरी बात थी CS रेशियो से रेलेवेंट. ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये सारी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं इतना डिटेल में आपको ब्रेक इवन अलग अलग तोड़ के इसीलिए पढ़ा रहा हूँ. ये सारे जितने सवाल पास पेपर में आ चुके हैं ब्रेक इवन से रिलेटेड, वो दिमाग में रखते हुए मैं आपको उस सेंस में हर चीज़ बता रहा हूँ, ताकि किसी भी तरह का सवाल आए तो आप वो सॉल्व कर सकते. लेकिन आप इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मिस करते हो तो आपसे कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होंगे जो नहीं सॉल्व होते. तो ये आपको पता होना चाहिए आंसर यूनिट्स में कब आएगा और आंसर वैल्यू में कब आएगा. ये CS रेशियो की तीसरी बात. सही है. अब एक क्वेश्चन लिखें. सेलिंग प्राइस पर यूनिट सवाल कॉपी करें तेज जल्दी से.
ये सवाल है, ये रिक्वायरमेंट के साथ। ये जो आप ये निकालेंगे इसमें नंबर 3 गाइस, चाहे ब्रेक इवन वैल्यू निकालना यूजिंग सीएस, इसके लिए आपको पहले सीएस रेशियो निकालना पड़ेगा और फिर आप ये सॉल्व करोगे ना। सीएस रेशियो निकालोगे तो फिर सॉल्व करोगे ना। तो सीएस रेशियो रिक्वायरमेंट में लिखा नहीं है, ये इम्प्लाइड है बात कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 के बाद आपको सीएस रेशियो कैलकुलेट करना है आगे सॉल्व करने के लिए। हाँ, ये वाली वो थ्योरी, ये वाली सारी यहां से लिख लो। सीएस रेशियो से आप लोग पिक्चर ले लें जिसको लेनी है। सीएस रेशियो की पहली स्लाइड, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सीएस रेशियो नंबर 5, फिफ्थ स्लाइड सीएस रेशियो की।